हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार संकल्प कंपटीशन पॉइंट में। चलिए आज हम देखते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो कि मूल विधि से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जिसको हम शॉर्ट में डीपी एक्ट भी बोल सकते हैं। तो मित्रों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है सर्वप्रथम 1959 में लोकसभा में पेश किया गया था, परंतु वह पारित नहीं हुआ था। क्या किया गया था? लोकसभा में पेश किया गया था, परंतु वह पारित नहीं हुआ था। पारित कब हुआ? भारत का पहला संयुक्त अधिवेशन जब हुआ, संयुक्त अधिवेशन, उस समय भारत के पहले संयुक्त अधिवेशन में यह पारित हुआ। कब हुआ? 1961 में जब भारत का पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ, उस समय ये पारित हुआ। ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन तो आप जानते ही हैं। संयुक्त अधिवेशन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संबंधित है। अगला देखते हैं। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। किस तिथि को पारित हुआ? ये तिथि भी दी हुई है। किस तिथि को पारित हुआ? 20 मई 1961 को ये पारित हुआ। और लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। पारित हुआ कब? 20 मई 1961 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को। तो लागू हो गया। तो लागू होने के समय, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो मित्रों, उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं तो मित्रों, इसमें कोई अध्याय नहीं है। क्या नहीं है? इसमें कोई अध्याय नहीं है। इसमें धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं हैं। इसमें कोई अध्याय नहीं है, इसमें 10 धाराएं हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम पहली धारा को। पहली धारा देखते हैं, धारा 1। धारा 1 में क्या दिया गया है? धारा 1 में दिया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ का उल्लेख है। संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ। संक्षिप्त नाम जो कि हम लोग देख ही चुके हैं, डीपी एक्ट कह सकते हैं। विस्तार कहाँ कहाँ है इसका? इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, लेकिन 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है, विस्तार है। प्रारंभ का उल्लेख कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 1961 से। चलिए अगला देखते हैं, दूसरी धारा, धारा 2। धारा 2 में दिया गया है दहेज की परिभाषा। क्या दिया हुआ है? दहेज की परिभाषा। परिभाषा दहेज की क्या हो सकती है? दहेज की परिभाषा है विवाह के किसी भी पक्षकार, कोई भी विवाह का कोई भी एक पक्ष हो, है ना, पक्ष में संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूतियों का आदान प्रदान, यानी किसी भी पक्ष द्वारा संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूतियों का आदान प्रदान। समझ गए? संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूतियों का आदान प्रदान, ये दहेज की परिभाषा होगी। अच्छा, ये कब लागू होगा? ये विवाह से पहले भी लागू हो सकता है, विवाह से पूर्व भी हो सकता है, विवाह के दौरान भी हो सकता है और विवाह के बाद भी हो सकता है। यानी विवाह के पहले भी हो सकता है, विवाह के दौरान भी हो सकता है, विवाह के बाद, तीनों परिस्थितियों में लग सकता है। अगला देखते हैं इनकी स्थिति क्या होगी। विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को आदान प्रदान, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष के द्वारा आदान प्रदान होना चाहिए। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? वर वधू के माता पिता का आदान प्रदान, मतलब जो वर या वधू के माता पिता जो हैं उनके द्वारा यदि आदान प्रदान, संपत्ति का आदान प्रदान होता है,
इस स्थिति में लग सकता है। तीसरा, परिवार से व्यक्ति द्वारा आदान प्रदान, यानी परिवार का कोई भी व्यक्ति है जो संबंधित है उस विवाह से, इस स्थिति में आदान प्रदान में लग सकता है। इसमें क्या है, संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है, चल अचल, कोई भी चल अचल संपत्ति है वो दहेज माना जाएगा। ठीक है, कोई भी चल अचल संपत्ति दहेज माना जाएगा। विवाह के एवज में किया गया वादा, यानी अगर हम किसी से वादा करते हैं तो वो भी दहेज माना जाएगा। कैसा वादा? जैसे हमने शादी करने से पहले वादा कर दिया किसी से कि हम जब शादी कर रहे हैं तो शादी के समय तक हम आपको फला फला संपत्ति देंगे, या शादी में इतनी इतनी संपत्ति देंगे, तो ये वादा ही तो हो गया। तो इस वादे से संबंधित चीज़ें भी दहेज मानी जाएंगी। समझ गए? क्या मानी जाएंगी? दहेज मानी जाएंगी। अगला पॉइंट है महर। महर दहेज नहीं माना जाएगा। महर जानते हैं क्या होता है? महर है एक, जो इस्लामिक विवाह जो होते हैं, मुस्लिमों के इस्लामिक विवाह हैं, उसमें इस्लामिक उनका कानून है, उस इस्लामिक कानून में महर दर्शाया गया है। महर जो होता है वो बर या बर के पिता द्वारा, किसके द्वारा? बर या बर के पिता द्वारा वधू को दिया जाता है, जो कि वधू को गिफ्ट में दिया जाता है। रुपया पैसा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत गिफ्ट भी हो सकता है, तो ये महर होता है। इसको दहेज में नहीं माना जाएगा, ये दहेज नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, दहेज के लिए मांग होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? मांग। तो भाई मांग तो होना जरूरी है, तभी तो दहेज माना जाएगा। कोई खुशी से कुछ भी दे दे वो थोड़ी दहेज माना जाएगा। दहेज के लिए मांग होना जरूरी है। ठीक है, और ये किस केस में कहा गया? ये कहा गया हरिवंश सिंह बनाम गुरु शरण कौर मामला, जो 1989 में हुआ, इस मामले में कहा गया कि दहेज के लिए मांग होना जरूरी है। दहेज लेना तथा देना, दहेज लेना तथा देना दोनों अपराध हैं। क्या है? दहेज लेना तथा दहेज देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं धारा 3। धारा 3 में क्या कहा गया है? धारा 3 में कहा गया है दहेज लेने या दहेज देने के लिए शास्ति। शास्ति का मतलब है दंड, यानी दहेज लेने के लिए या दहेज देने के लिए दंड। कितना दंड हो सकता है? सजा जो है कारावास है, 5 वर्ष से कम नहीं हो सकता, यानी 5 वर्ष से अधिक ही होगा, 5 वर्ष से कम नहीं। जुर्माना 15,000 अप टू, कितना होगा? 15,000 अप टू, यानी 15,000 तक लगभग, जो न्यायालय मान लो निर्धारण करे। या दहेज में दी गई राशि भी हो सकती है, दहेज में जो रकम दी गई है वो भी हो सकती है, न्यायालय के आदेश से जो भी हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं धारा 4। अगली धारा है धारा 4। धारा 4 में क्या कहा है? दहेज मांगने के लिए दंड। दहेज मांगने के लिए दंड, कितना दंड हो सकता है? कारावास जो है 6 माह से 2 वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना जो है 10,000 तक हो सकता है अधिकतम। अगली धारा, धारा 4A। धारा 4A में कहा गया है दहेज के लिए विज्ञापन जो है, विज्ञापन लोग बाग नहीं छपवा सकते हैं, इन पर प्रतिबंध है। दहेज के विज्ञापन पर प्रतिबंध। ठीक है, अब कौन कौन से कैसे कैसे विज्ञापन जो होते हैं? विज्ञापन जो है कुछ भी हो सकता है। समाचार पत्र, समाचार पत्रों में नहीं छपवा सकते, टीवी में एड्स नहीं दे सकते, या अन्य किसी साधनों से कोई भी विज्ञापन नहीं करवा सकते। अगर ऐसा करवाते हैं तो इसमें सज़ा जो है कारावास है 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा है, और जुर्माना 15,000 तक है, जो भी न्यायालय निर्धारित करे। अगली है धारा 5। धारा 5 में दिया गया है दहेज के प्रति किए गए वादे अथवा करार शून्य होंगे। यानी जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि कोई भी इसमें वादा नहीं कर सकते हैं दहेज के लिए। अगर कोई भी वादा दहेज के लिए करते हैं तो वो सारे वादे शून्य माने जाएंगे, मतलब उसको न्यायालय में उस पर बात दायर नहीं कर सकते हैं। अगर शादी से पहले किसी से वादा कर दिया कि हम आपको शादी में 4 व्हीलर देंगे और नहीं दिए, तो उसके खिलाफ आप वाद दायर नहीं कर सकते। ये वादे जो हैं वो शून्य माने जाएंगे।
अगली धारा है धारा 6। दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदे का होना, वारिसों के लिए। दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदा होना। क्या फायदा हो सकता है पत्नी उसके वारिसों के लिए, बच्चों के लिए? दहेज यदि विवाह से पहले मिला है, दहेज यदि विवाह से पहले मिला है तो विवाह की तारीख के 3 माह में पत्नी को हस्तांतरित हो जाए। यानी दहेज जो है विवाह की तारीख के 3 माह में, यानी जो विवाह की तारीख है उसके 3 माह में पत्नी को जो भी दहेज मिला हुआ है वो वापस कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यदि विवाह में मिला है तब विवाह के 3 माह बाद पत्नी को हस्तांतरित, यानी अगर विवाह से पहले है तो तारीख है, मतलब विवाह की तारीख के 3 माह में पत्नी को हस्तांतरित कर दिया जाए। और अगर विवाह हो गया है और विवाह में मिला हुआ है तो शादी के 3 माह बाद तक पत्नी को वापस कर दिया जाए, तब ये दहेज नहीं माना जाएगा। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है दहेज का प्रयोग स्त्री के फायदे के लिए हो। हाँ, मतलब दहेज का जो है फायदा स्त्री के फायदे के लिए हो प्रयोग, तब ये दहेज नहीं माना जाएगा। दहेज पर अधिकार वधू या उसके बच्चों का होगा। किसका होगा दहेज पर अधिकार? दहेज पर अधिकार जो है वधू या उसके बच्चों का होगा, और दहेज का प्रयोग स्त्री के फायदे के लिए किया जाएगा। ठीक है। समय के भीतर हस्तांतरित न करने पर, यदि आप समय के भीतर जो है दहेज वापस नहीं करते हैं तो उसमें आपको सजा हो सकती है। कितनी सजा हो सकती है? इसमें सजा हो सकती है कारावास जो है 6 माह से 2 साल तक हो सकता है, और जुर्माना 5 से 10,000 तक हो सकता है। अप टू है जो कि हो सकता है। अगला धारा 7, अपराधों का संज्ञान। यानी अपराधों का जो संज्ञान है वो कौन ले सकता है संज्ञान? इनकी सुनवाई कौन कर सकता है? इनकी सुनवाई करेगा महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट JMFC प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है। क्या प्रोसेस है, कार्रवाई क्या है? इसकी कार्रवाई जो है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हो सकती है, की जाएगी। किसके आधार पर? पुलिस रिपोर्ट पर, यानी पुलिस द्वारा मुकदमा पहले लिखा हुआ हो और पुलिस उसमें कार्रवाई की हो, विवेचना को आगे बढ़ाई हो। अपील कौन कर सकता है? इसमें अपील कर सकते हैं, स्वयं कर सकती है, जो लड़की है या लड़का है स्वयं कर सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, नातेदार भी हो सकते हैं, NGO भी हो सकते हैं, और कई कल्याणकारी संस्थाएं जो ऐसी स्थिति में महिला या पुरुष का साथ देते हैं, वो कल्याणकारी संस्थाएं भी हो सकते हैं। अगली धारा है धारा 8। धारा 8 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अपराधों की प्रवृत्ति, यानी इनकी प्रकृति जो है, किस प्रकार के अपराध होंगे, ये जो अपराध हैं किस प्रकार के अपराध होंगे। तो ये अपराध होंगे संज्ञेय व गैर जमानती अपराध होंगे। कैसे अपराध होंगे? संज्ञेय व गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराध कौन हो सकते हैं? 3 वर्ष से अधिक की सजा भी हो, 3 वर्ष से अधिक की सजा जिनमें हो वो गैर जमानती अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध या गैर जमानती अपराध है। समझौता केवल न्यायालय के आदेश से हो सकता है। किसके आदेश से हो सकता है? न्यायालय के आदेश से हो सकता है। अपने मुकदमा लिखने के बाद आपस में समझौता नहीं कर सकते। समझौता जो है न्यायालय के आदेश से, न्यायालय के सामने होगा, तभी वह समझौता मान्य होगा। धारा 8A सबूत का भार। धारा 8A में क्या कहा गया है? सबूत का भार, यानी धारा 3 या धारा 4 में आरोपी की स्वयं जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि खुद को दोष मुक्त होने के लिए सबूत दे, है ना। मतलब स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी, सबूत का भार स्वयं पर रहेगा कि अगर आप कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं तो आपको स्वयं को सिद्ध करना पड़ेगा।
ठीक है, इसमें दोषी को समझाया गया है कल्प्रिट, दोषी को बोलते हैं कल्प्रिट, यानी जिसका अपराध सिद्ध हो गया उसको दोषी कहेंगे, और एक्यूज्ड कहेंगे, आरोपी कहेंगे किसको, अपराध की जांच, मतलब जिस पे अपराध की जांच चल रही है, दोषी अभी नहीं हुआ है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अपराध सिद्ध हो जाएगा तो वो दोषी हो जाएगा, अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो आरोपी है। धारा 8B में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है, इसकी संख्या निर्धारित भी राज्य सरकार करती है। इनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, इनके कार्य हो सकते हैं जो है अधिनियम है उसकी देखरेख करना कि यह ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं, दहेज लेने देने को यथाशीघ्र रोकना, यानी दहेज लेना देना है जो है इसको यथाशीघ्र रोकना है। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य भी जुटाना इनका काम है, और राज्य सरकार के अधीन कार्य करना, ये राज्य सरकार के अधीन तो काम करते ही हैं। अगला पॉइंट है धारा 9 में दिया गया है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति किसको है, धारा 9 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। और धारा 10 में है कुछ शक्तियाँ राज्य को भी है, यानी नियम बनाने की शक्तियाँ केंद्र को है धारा 9 में, और कुछ शक्तियाँ राज्य को भी हैं, धारा 10 में कुछ शक्तियाँ राज्य को भी हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने समझा डीपी एक्ट के बारे में, आशा है आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में ना आया हो कृपया कमेंट में लिखकर भेजें, और वीडियो 2-3 बार देखें जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। 2-3 बार वीडियो आप लोग देख लेंगे तो यहीं आपका क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, और नोट्स बनाते चलें, लिखते चलें, इससे आपको सहायता मिलेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।